ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल की प्रॉब्लम देखते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया होगा। देखिए, कल की प्रॉब्लम देखते हैं। पहले उसको देख लें। सो टेबल्स, तो सो क्रिएट टेबल, सो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारा कोड है और इम्प्लाई का देख लेते हैं। ओके, देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैंने कल इसको देखा था। जो कल डिस्कशन हो रहा था वो सही है, आपने बुक में भी देखिए वैसे ही दिया हुआ है। एक्चुअली फॉरेन की को डिफाइन करने का एक जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना तरीका, जो हम जो करते हैं इन जनरल वही मेथड यूज करते हैं। बुक में भी देखिएगा उसी तरीके से लिखा हुआ है। वो एक्चुअली एक उसमें कई चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे फॉरेन की कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना, ये उसमें छूट जाता है। तो फॉरेन की को डिफाइन करने का एक कंप्लीट सिंटेक्स है जिसको कि हम यूज करेंगे। हमारा जो ये वर्जन है माई एसक्यूएल का, ये कंप्लीट सिंटेक्स को यूज करके जब हम फॉरेन की डिफाइन करेंगे तभी वो इफेक्टिव होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना की कांस्टेंट मैं आपको याद दिला दूं, ये देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? नंबर वन, प्राइमरी की। नंबर टू, नॉट नल। नंबर थ्री, यूनिक। नंबर फोर, चेक। नंबर फाइव, डिफॉल्ट। एंड नंबर सिक्स, फॉरेन की। तो दीज सिक्स कॉन्स्टेंट्स आर देयर, जिसमें से आपने पढ़ा होगा कि जो चेक जो कांस्टेंट है वो पार्स तो हो जाता है बट इग्नोर्ड हो जाता है। मतलब इसको लिखेंगे चेक तो वो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। जो एसक्यूएल है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, माई एसक्यूएल जो डीबीएमएस है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। चेक का मतलब होता है कि जो कंडीशन हमने लगाई है, चेक जैसे चेक पोस्ट होती है ना, चेक पोस्ट पे रोका जाता है हमें। तो चेक जो कांस्टेंट है वो डेटा को रोकता है और उसको चेक करता है कि वो डेटा एलिजिबल है कि नहीं। अगर एलिजिबल हुआ तो उसकी एंट्री अलाउ किया, नहीं एलिजिबल हुआ तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने कोई सैलरी कोई फील्ड बना रखी है, तो सैलरी में हमने एक चेक लगा दिया कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1000 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि जो सैलरी 1000 से ज़्यादा होगी उसी को ये अलाउ करेगा, और 1000 से कम होगी उसकी अलाउ नहीं करेगा, उसको एंट्री ही नहीं करने देगा। यही होना चाहिए, बट माई एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता है। वो क्वेरी तो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, चेक जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई एरर नहीं दिखाएगा, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट वो किसी भी डेटा को रोकेगा नहीं एंट्री करने से। तो वही चीज़ हमारे फॉरेन की में हो रहा है। क्वेरी तो हमारी एग्जीक्यूट हो जा रही है,
लेकिन वो किसी भी डेटा को इफेक्टिवली, मतलब कि जो जिस पूल से डेटा आना चाहिए उस पूल से आने से मतलब वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग नहीं हो रही है, कोई भी डेटा हम दे रहे हैं वो एंट्री कर जा रही है। ठीक है ना। तो मैंने इसका मैनुअल पढ़ा था, मैनुअल में जो हमारा मैंने जो यूज किया है माई एसक्यूएल का वर्जन, ये इसको मैंने अपडेट कर दिया है। पहले मेरा पुराना वर्जन था तो वो एग्जीक्यूट कर लेता था, अब देखिएगा 5.5 है। पहले मेरे पास 5.1 था वर्जन, तो 5.1 वाला मतलब कि उसको प्रॉपरली वर्क करता था। सॉर्ट उसमें भी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड है उस मेथड से यूज कर लेते थे विदाउट यूजिंग कांस्टेंट, लेकिन ये नहीं उसको इफेक्टिवली रोक पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा जो डिटेल्ड जो उसका सिंटेक्स है वो यूज करना पड़ेगा फॉरेन की को डिसाइड करने का। तो एक्चुअली देखिए फॉरेन की जो होती है वो एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी। ठीक है ना। देयर विल बी ओनली वन प्राइमरी की in a table. Okay, there may be more than one foreign keys. Okay, आप जानते हैं कि प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगा। जैसे आपका रोल नंबर एक प्राइमरी की है आपके रजिस्टर में, तो प्राइमरी की एक ही होता है जिसके बिहाफ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डेटा को। फॉरेन की बहुत सारे हो सकते हैं। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की कहीं भी डिफाइन किया जाए तो वो कहीं से वैल्यू को रिसीव करेगा। फॉरेन की का कंसेप्ट यही है कि वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की से या यूनिक की से वैल्यू को रिसीव करेगा, यही फॉरेन की का मतलब है। तो एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। तो एक्चुअली जो माई एसक्यूएल है वो फॉरेन की को या किसी भी की को एक की कांस्टेंट से आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप जैसे होता है ना कि आप क्लास में अपने रोल नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं। सिटीजन के लिए आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी सिटीजन रहेगा उस आधार कार्ड के नंबर वो उस पर्टिकुलर नंबर से आइडेंटिफाई होगा। ऐसे ही माई एसक्यूएल कीज़ को फॉरेन की प्राइमरी की इनको एक पर्टिकुलर एंटिटी से आइडेंटिफाई करता है जिसको की कांस्टेंट कहा जाता है। दोज आर कॉल्ड की कांस्टेंट। तो फॉरेन की वगैरह जब बनाते हैं या प्राइमरी की भी जब बनाते हैं तो उसमें की कांस्टेंट ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी की क्योंकि एक ही बनता है इसलिए की कांस्टेंट यहाँ पे लिखा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको प्राइमरी की बनाया था ना एमपाईडी इन 6 नॉट नल, ये वाला प्राइमरी की था। एक मिनट मैं जरा देख लेता हूँ इसको। डी आई इम्प्लाई, हाँ प्राइमरी की है, एमपाईडी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की देखिए एमपाईडी जो है वो चूंकि एक ही होता है ना इसलिए उसका दिखा नहीं रहा है। लेकिन देखिए फॉरेन की का प्रॉपर एक कांस्टेंट है। फॉरेन की बनता है तो कांस्टेंट के साथ बनता है, कहीं भी फॉरेन की बनेगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा फॉरेन की होते हैं। कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट कब होती है, देखिए सपोज करिए कि जैसे हमें किसी फॉरेन की को डिलीट करना हुआ, फॉरेन की को रिमूव करना हुआ, ठीक है ना। तो प्राइमरी की को रिमूव करना हुआ तो सिंपली हम रिमूव करने के लिए इस कमांड का यूज होता है अल्टर टेबल ड्रॉप। अल्टर टेबल में 3 कमांड होते हैं ना, इसको मैं भी लिखवाऊंगा आपको, ऐड मॉडिफाई एंड ड्रॉप। तो अल्टर टेबल ड्रॉप प्राइमरी की जैसे ही लिखेंगे वो ड्रॉप हो जाएगा प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की पूरे टेबल में एक ही होती है। लेकिन अल्टर टेबल ड्रॉप फॉरेन की लिखेंगे तो नहीं ड्रॉप होगा, बिकॉज ऑफ वो फॉरेन की रिमूव नहीं होगा, क्योंकि तुरंत टेबल आपका पूछेगा माई एसक्यूएल की कौन से फॉरेन की को आप रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। तो उस केस में हमको ड्रॉप करने के लिए प्रॉपर फॉरेन की कांस्टेंट बताना पड़ता है, ठीक है ना।
कि हमें पर्टिकुलर फॉरेन की को रिमूव करना है, तो वो नाम से नहीं उसके कांस्टेंट से आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट हम डिफाइनिंग के समय भी दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है। लेकिन हमारा ये जो वर्जन है MySQL का, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले मेथड से कोई भी फॉरेन की को जनरेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो हमें पूरे लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा। तो हम देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ, पहले उसको रिमूव कर लो, इसको कर लो ड्रॉप टेबल इम्प्लाई। ओके, ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल इम्प्लाई, क्रिएट टेबल इम्प्लाई। देखिए फर्स्ट की हमारी क्या है, एम्प आईडी, दिस इज इंट 6 ले लेते हैं ऊपर, इसीलिए हमने रखा हुआ है इंट 6 प्राइमरी की। ओके, पहला क्रिएट हो गया। दूसरा हम क्रिएट करते हैं एम्प नेम, ये है varchar 20, ये है नॉट नल, यहाँ पे कांस्टेंट लगा है नॉट नल। ओके, नॉट नल। थर्ड है एम्प एड्रेस है, यहाँ लगा है varchar 30, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लगा, वो डिफॉल्ट नल लिखा है ना, मतलब अगर छोड़ देंगे तो नल हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं है। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एम्प एड्रेस और एम्प सेल का देखिए डेसिमल है, डेसिमल 9,2, यहाँ भी कोई कांस्टेंट नहीं है। हाँ, डेप्ट आईडी सेम नेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेप्ट आईडी। ओके, डेप्ट आईडी आपके क्वेश्चन में दिया था varchar 2 टाइप का, करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इंट से आएंगे, क्योंकि एज प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि जहां से डेटा रिसीव कर रहा है उस टेबल के फील्ड का जो डेटा टाइप हो वही डेटा टाइप यहाँ भी होना चाहिए, मैचिंग करेगी तभी वैल्यू रिसीवेबल होगी, यही एज प्रिंसिपल यही है। लेकिन आपके बुक में दिया था ना कि varchar टाइप का डिफाइन करने पे हम डिफाइन करेंगे, मे बी वो मुझे लगता है वो एरर है, तो इसको हटाइए, हम इंट कहीं कर लेते हैं, इंट 2। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम फॉरेन की कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। अब लिखिए फॉरेन की कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, FK1 हमने दे दिया, नॉट फॉरेन की, दिस इज कांस्टेंट फर्स्ट TRAINT। हाँ, FK1 thereafter फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की। किसको फॉरेन की बनाना है, डेप्ट आईडी को फॉरेन की बनाना है। रेफरेंसेस किसको रेफर कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल के डेप्ट आईडी को। ओके, बस हो गया। ओके, अब यहां पे देखिएगा, आप इंसर्ट करिएगा तो हम वो डिपार्टमेंट की वैल्यू देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, ये वैल्यूज है, तो डेप्ट आईडी को जो वैल्यू आनी चाहिए वो 11, 22 या 33 इसी में से आनी चाहिए, बाकी कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लेट्स स्टार्ट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। देखिए, ठीक है, पहली वैल्यू आपकी है एम्प आईडी, कुछ ले लीजिए, 6 डिजिट मैक्सिमम होना चाहिए, ये हमने ले लिया।
दूसरी वैल्यू है एम्प नेम, चलिए रजत। थर्ड वैल्यू है एड्रेस, SKTN। ये सब स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू हैं, वैर टाइप के, इसलिए सिंगल कोट या डबल कोट में। सैलरी दिस, और देखिए हमने 11 की जगह 12 दे दिया, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर गया। ये बोल दिया ना एरर कि कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स। ओके, इट मींस उसी पूल से वैल्यू चाहिए इसे, तो हम इसको हम 11, 12, 22 या 33 इसी में से कोई वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू हम नहीं दे सकते। हमने दे दिया 23, इट विल बी ओके, ठीक है। अब सेकंड ले लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। रजत शर्मा, ठीक है। सिंगरौली, चेंज करना जरूरी था, 22 ही दे देते हैं, क्योंकि कंडीशन ये है कि उस पूल से वैल्यू आनी चाहिए। तो उस पूल में से मतलब 11, 22 या 33, मतलब इसमें से ही कोई वैल्यू, इसके बियॉन्ड नहीं। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो ये हमारा हो गया। हमारे इस टेबल में जो एम्प आईडी है वो क्या है, वो प्राइमरी की है, तो वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। डेप्ट आईडी जो है वो फॉरेन की है, वो आपका रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ उसमें ये कंडीशन है कि जहां से वैल्यू ले रहा है बस उसी पूल में से वैल्यू आनी चाहिए, बाकी वो रिपीट हो ना हो उसका कहीं कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक और वैल्यू को इंसर्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पर जो है आपका, यहां पर इसमें हमने सिर्फ एम्प नेम में नॉट नल लगाया है, बाकी दोनों एड्रेस और सैलरी नल हो सकते हैं। तो देखिए उसको हम नल कर देते हैं, तो इट विल एक्सेप्ट। देखिए, ये देखिए इंसर्ट इनटू, यही सिर्फ है नॉट नल वाला, इसको हम नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। कावेरी, यही हमने दे दिया। हम यहां पे दे दे रहे हैं नल। नल कोई स्ट्रिंग नहीं है, नल एक कांस्टेंट है, इसलिए उसमें सिंगल कोट वगैरह नहीं लगेगा। यहां भी हम दे देते हैं सैलरी में नल। देखिए यहां पे उस पूल में से एक वैल्यू हमने 11 लिया। ओके, क्या हुआ भाई? अच्छा, 2 नहीं होना चाहिए ना, वो तो प्राइमरी की है, मतलब जो पहले वैल्यू आ चुकी है उसके अलावा कोई वैल्यू होनी चाहिए, नहीं वैल्यू, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए तो दिस इज द केस, ठीक है। तो कांस्टेंट आप लोग, मैंने जैसे आपको बताया, तो मैंने सिर्फ प्राइमरी की, फॉरेन की इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट, इसको अप्लाई किया है। बाकी नॉट नल को भी अप्लाई किया है। जो छूटा हुआ कांस्टेंट है आपका वो है चेक, डिफॉल्ट, ठीक है ना, और यूनिक। चेक, डिफॉल्ट और यूनिक, ये 3 कांस्टेंट छूटे हुए हैं। तो देखिए कोई टेबल क्रिएट करके उसको हम दिखा देते हैं। सपोज करिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट, कोई नया टेबल बना लेते हैं हम। ओके, सपोज करिए RN इंट प्राइमरी की, इसमें हर कांस्टेंट हम अप्लाई कर लेंगे, प्राइमरी की। ओके, ठीक है। दूसरा फील्ड ले लेते हैं नेम की दे देते हैं वेर कैर 30 नॉट नल। ओके, तीसरा कांस्टेंट हम अप्लाई कर लेते हैं क्लास। सपोज करिए इंट, और यहां पे लगा देते हैं डिफॉल्ट 12। अगर हम डिफॉल्ट कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 12 हो जाएगा। ओके, स्कोर या मार्क्स,
ठीक है, इंट ओके, डेसिमल भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेसिमल है तो इसका साइज देना मस्ट है। स्कोर में दे दीजिए 4,2। इस 4 का मतलब ओवरऑल लेंथ 4 है और फ्रैक्शनल की लेंथ 2 है। ओके, डेसिमल इसमें दे देते हैं चेक। अच्छा, इसको बाद में लिखेंगे चेक को। ओके ओके, चेक हो गया। एक यूनिक बचा है। यूनिक में हम दे लेते हैं आपको एड्रेस। एड्रेस वेर कैर 30 यूनिक। ठीक है, फॉरेन की अप्लाई नहीं करेंगे, यहां चेक लगा देते हैं। चेक देखिए पैरेंथेसिस वगैरह अप्लाई होगा कि नहीं, 1 मिनट देख लेता हूं जरा सा। चेक स्कोर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ओके, क्या है, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू माइस्क्यूएल सर्वर फॉर द। ओके, देखते हैं, हो सकता है वहीं पे ऐड लगे वो। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, स्कोर यही लगा लेते हैं। चेक स्कोर इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं। चेक हो गया, स्कोर हो गया। एड्रेस वेर कैर 30। ओके, ठीक है, हमने सारे कॉन्स्टेंट यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। सभी कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिए। उसको भी मल्टीपल लाइन में नहीं ले रहा है पिछले बार की तरह, जैसे मैंने किया था ना फॉरेन की को ट्राई, तो ये ड्यू टू द वर्जन, और कोई मतलब इसका है नहीं, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कोर है, जो हमने चेक लगा रखा है, इसका मीनिंग यही है कि 0 से ज्यादा वैल्यू होगी उसी को इसको अलाउ करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है माईएसक्यूएल में। वो क्या करता है कि सबको अलाउ कर देता है। हो सकता है कि ये नया वर्जन है, अलाउ इसको रोके ट्राई कर लेते हैं हम लोग। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। पहली वाली वैल्यू दीजिए रोल नंबर 1, ठीक है, अनुपम। ओके, नेम हो गया। क्लास आप दे दीजिए डिफॉल्ट आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी। तो डिफॉल्ट जैसे आपने लिखा 12 गया। सपोज करिए हमने दे दिया 0। ओके, देखते हैं कि वो अलाउ करता है कि नहीं करता है। एड्रेस में हमने क्या दिया है, एड्रेस में कोई कांस्टेंट नहीं लगा, यूनिक लगाना चाहिए था। चलिए, यूनिक का मतलब ये होता है ना, जैसा मैं पहले आपको बताया हूंगा कि आप टेबल में एक ही की को प्राइमरी की बना सकते हैं, बाकी उसके अलावा एक की हो या कॉम्बिनेशन ऑफ कीज हो, मतलब कॉम्बिनेशन में 2 की, 3 की, 4 की, कुछ भी, मतलब सबको मिला के प्राइमरी की बना सकते। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जैसे सपोज करिए आप असेंबली में खड़े हैं, मॉर्निंग असेंबली में, तो वहां पर अगर रोल नंबर 1 कहा जाएगा तो बहुत सारे हाथ उठ जाएंगे, बिकॉज ऑफ क्लास 1 में भी रोल नंबर 1 है, क्लास 2 में भी है, एंड सो ऑन है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर अगर ये कहा जाए कि क्लास 12 कॉमर्स का रोल नंबर 1, तब एक हाथ उठेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम असेंबली में खड़े हैं, आप असेंबली में खड़े हैं, तो असेंबली में क्लास और रोल नंबर ये दोनों मिला के प्राइमरी की बन रहे हैं, अकेला रोल नंबर प्राइमरी की नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम फील्ड को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, आप कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो आपसे आपका फादर्स नेम जरूर पूछा जाता है। उसका रीजन यही है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट और फादर्स नेम दोनों मिला के वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर स्टूडेंट का नाम लिया जाए
तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे जिनका नाम कॉमन हो जाएगा, तो वो प्राइमरी की बनाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए वहां पे फादर्स नेम और आपका नाम दोनों मिला के प्राइमरी की बनाया जाता है, ताकि ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। एम आई राइट? हेलो हेलो, चलिए इसको देख लीजिए। 0 हमने दिया और एड्रेस में कुछ दे दिया, कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो 30 कैरेक्टर के बियॉन्ड ना हो। हमने दे दिया वाराणसी। ओके, देखते हैं क्या करता है। ले लिया, 0 को इसने रोका नहीं। अगर ये वर्क करता तो 0 को रोक देता। तो ये वर्जन भी 0 मतलब कि पार्स्ड बट इग्नोर्ड उस कैटेगरी में आ रहा है। अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई, तो दिस इज द केस। अच्छा, इम्प्लाई नहीं, स्टूडेंट, नॉट इम्प्लाई। स्टूडेंट है ना ये, स्टूडेंट लाइक। ओके, एम आई क्लियर? हेलो हेलो, आप लोग हैं नहीं क्या भाई? चले गए क्या? हेलो, कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? हेलो, हेलो, आप लोग कोई है नहीं क्या? आप लोग बड़ी अजीब सी हालत है भाई। हेलो, हेलो, यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? पूछा जा रहा तो रिप्लाई दो। अरे सर, रुकिए सर। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए तो यस सर, बोलिए। अब ये क्लियर हुआ? मैंने जो बताया क्लियर हुआ? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये टेबल के कांस्टेंट की बात हो गई। टेबल जब बनाते हैं हम, तो हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट किस लिए अप्लाई किया जाता है? ताकि जो वैल्यूज हैं टेबल की, उस पर कंडीशन अप्लाई किया जा सके। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो रूल्स होते हैं ना चलने के, या कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो रूल्स होते हैं। हमें उसको डिसिप्लिन कहा जाता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। वो किस लिए होता है? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग।
मतलब कोई भी सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन करे। इसी तरीके से टेबल है, उसमें डेटा है, उसकी एंट्री है, उसका कोई डेटा उसमें से डिलीट करना चाहे तो कोई अनकंडीशनल डिलीशन या इंसर्शन या उसको चेंज ये सब ना कर सके, इसीलिए कॉन्स्टेंट अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है ना, टेबल के डेटा के ऊपर। तो कॉन्स्टेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या करते होता है? कॉन्स्टेंट्स आर द कंडीशंस imposed on data stored in table। कांस्टेंट बहुत ज़्यादा इसका यूज है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है उतना। आपके सिलेबस में जितना है वो हम देख ले रहे हैं। कांस्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? नंबर वन, टेबल कांस्टेंट। नंबर टू, फील्ड कांस्टेंट। ये जस्ट डेफिनेशन है। फील्ड कांस्टेंट मतलब कि सिंगल फील्ड के ऊपर जो कांस्टेंट अप्लाई होता है उसे फील्ड कांस्टेंट कहा जाता है। जितना हमने पढ़ा है ना वो फील्ड कांस्टेंट है। टेबल कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कांस्टेंट मोर देन वन फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जाए, सेम कांस्टेंट, तो उसे टेबल कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आपका है हेलो, ठीक है। फील्ड कांस्टेंट, टेबल कांस्टेंट जैसे मैंने बताया कि जैसे प्राइमरी की है, प्राइमरी की है कॉम्बिनेशन ऑफ की और कीज। तो जब प्राइमरी की एक से ज्यादा फील्ड के ऊपर अप्लाई की जाएगी, मतलब कॉम्बिनेशन में बनाई जाएगी, तो उसको टेबल कांस्टेंट कहा जाएगा। और जब कांस्टेंट एक सिंगल फील्ड के ऊपर अप्लाई होगा तो उसको फील्ड कांस्टेंट कहा जाएगा। ये तो डेफिनेशन है। अच्छा, टाइप ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। क्या मम्मी एकदम से डिस्टर्ब की हुई है। हाँ, इसको देखिए। तो ये बेसिकली जो कांस्टेंट होते हैं, ये फील्ड कांस्टेंट अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए उसमें इसमें वही जो 6 हमने लिखे थे ना, तो 1 to 5 थे और इसके बाद 6 था। 6 जो फॉरेन की कांस्टेंट है, फॉरेन की कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट इसको इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है या रेफरेंशियल TRAINT। ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहा जाता है। बिकॉज ऑफ फॉरेन की क्या करता है, कहीं से रेफर करता है। और इंटीग्रिटी का मतलब है कि दो टेबल के बीच में इंटीग्रेट, मतलब एडिशन, जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो दैट्स वाई फॉरेन की कांस्टेंट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसके वर्क से क्लियर है बिल्कुल ये जो नाम दिया गया है।
रेफरेंशियल का मतलब है ये किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की या यूनिक की को रेफर करता है, और इंटीग्रिटी का मतलब दोनों दोनों टेबल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, इंटीग्रेट करता है दोनों टेबल को, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इसका एक अलग अलग से नाम है, ठीक है ना। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का एग्जांपल है फॉरेन की, ओके। तो दीज आर द कांस्टेंट बेसिकली। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि कांस्टेंट ये सब होते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक वहां पे था जो कंडीशंस बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। कंडीशंस बेस्ड ऑन, मैंने बताया था कंडीशंस बेस्ड ऑन होता है फर्स्ट रेंज, कंडीशंस बेस्ड ऑन रेंज, और इसी में थर्ड वाला छूटा था कंडीशंस बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। ओके, याद करिए ये टॉपिक था। तो मैंने कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंडीशंस बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग है। तो कंडीशंस बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी से पूछा जाता है। बाकी ये जो दोनों टॉपिक ऊपर वाले छूट रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं। ये जो दोनों छूट रहे हैं आपके कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, और छूट नहीं ना, इसको मैंने बताया है। इसके लिए बिटवीन कीवर्ड का यूज होता है, इसके लिए लिस्ट के लिए इन कीवर्ड का यूज होता है, इसके लिए लाइक कीवर्ड का यूज होता है। ओके, बताइए ये चीज डिस्कस हुआ है कि नहीं, थर्ड वाला? अगर नहीं हुआ तो डिस्कस किया जाए। हेलो, हेलो, हाँ, इसको देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएल। देखो ये आपका है ना टेबल। अब इसमें कंडीशंस बेस्ड ऑन रेंज पर हम लिखते हैं। देखिए, सेलेक्ट ई नेम कामा सेल कामा जॉब, 3 फील्ड ले लेते हैं हम, फ्रॉम ML where cell is greater than or equal to 2000 and cell is less or equal to 4000। ओके, तो इतने क्वालिफाई किए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट दिस वेयर सेल between cell between 2000 and 3000। ये देखिए सेम रिजल्ट है। तो इसी का अल्टरनेटिव है ये। हम जब बिटवीन का यूज करते हैं तो ये इसको कहा जाता है कंडीशंस बेस्ड ऑन रेंज। एक रेंज की वैल्यू आ रही है। दूसरा मैं क्वेरी लिख रहा हूं, ओके, वेयर cell is equal to 2000 or cell is equal to 3000 or cell is equal to 4000 और सेल इज इक्वल टू 5000। यहाँ पे देखिए इक्वल टू के लिए सिंगल इक्वल का सिंबल लग रहा है। पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में जब इक्वलिटी चेक करनी होती है ना, तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं सिंबल। वो इक्वलिटी ऑपरेटर है। MySQL में चाहे असाइनमेंट करना हो या एक्चुअली यहाँ पे असाइनमेंट होता नहीं है ना, आप असाइनमेंट कहीं कर नहीं रहे हैं यहाँ पे,
दैट्स वाई यहाँ इक्वालिटी चेक करने के लिए इसी सिंबल का यूज होता है। ओके, देखिए ये हुआ। तो इसने क्या किया कि जहाँ पे एग्जैक्टली 2000 हो या 3000 हो या 4000 हो या 5000 हो, इसने एग्जैक्टली जो वैल्यू मैच कर रही है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर लिया। ओके, इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं, वेयर सेल इन, लिख दीजिए 2000, 3000, 4000, 5000। ओके, ये आंसर है। तो ये जो हमने यूज किया है इसको कहा जाता है कंडीशंस बेस्ड ऑन लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को पिक किया गया है। ठीक है, थर्ड आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट मतलब बिना इन या बिटवीन के भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्वेरी है हमारी उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न मैचिंग यूनिक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो देयर आर 2 वाइल्ड कार्ड्स यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। वाइल्ड कार्ड, ओके, नंबर 1 वाइल्ड कार्ड इज परसेंटेज, नंबर 1 वाइल्ड कार्ड इज अंडरस्कोर, and number 2 wild card is percentage. Underscore is used to match exact one character, और ये होता है used to match any length स्ट्रिंग। वहां पे सिर्फ अंडरस्कोर सिर्फ 1 कैरेक्टर के लिए, ये मेनी कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है ना, मतलब मोर देन 1 कैरेक्टर। ओके, तो लिखिए, हम यहाँ पर आते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा, ऊपर वाली क्वेरी ले लेते हैं, दिस वेयर ई नेम लाइक। ओके, लिखिए, सपोज करिए आपने लिखा है अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, 4 अंडरस्कोर है, मतलब कि एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर का जो नाम होगा वही क्वालिफाई होगा। तो देखिए अन्या, सेठ, बीना और आमिर, मीता 4 कैरेक्टर क्वालिफाई किए। और आते हैं, देखते हैं। ओके, वेयर ई नेम लाइक, चारों को हटा देते हैं। ए, ठीक है ना, अंडरस्कोर 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 3 अंडरस्कोर लगाइए, 1 2 3, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर तो फिक्स हो गया ए, और उसके बाद 3 कैरेक्टर की मैचिंग, मतलब कि फर्स्ट ए से शुरू होना चाहिए, उसके बाद 3 ही कैरेक्टर होने चाहिए। तो इसमें अन्या और आमिर 2 क्वालिफाई किए। ओके, देखिए वेयर हम कर देते हैं, सपोज करिए कि अंडरस्कोर ए परसेंटेज, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए हो। मतलब कि इसका क्वेरी अगर डिफाइन किया जाए तो क्या लिखा जाएगा कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड जॉब ऑफ दोज एम्प्लॉयज हैविंग सेकंड कैरेक्टर ए इन देयर नेम। ठीक है ना, बस एक कंडीशन है कि सेकंड कैरेक्टर में ए होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, ए के बाद कुछ भी हो। ठीक है ना, हैविंग सेकंड कैरेक्टर ए इन देयर नेम्स। तो बस ई नेम लाइक। ओके, देखिए तो महादेवन आ गया, जतिन आ गया, फकीर आ गया। ठीक है ना, सेकंड कैरेक्टर ए है, उसके पहले सिर्फ एक कैरेक्टर है और उसके बाद कुछ भी हो। ओके ओके, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। हमने यहाँ आगे पीछे दोनों यूज कर लिया, मतलब कि कहीं पर भी ये हो, उसमें आगे पीछे कहीं पर भी ये हो तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अन्य, महादेवन, ये देख रहे हैं सारे के सारे, मतलब कहीं भी ये हो, उसके पहले कुछ भी कैरेक्टर हो, उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो, मतलब
किसी का नाम में अगर एक भी ए होगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो आई होप द थिंग इज क्लियर, ठीक ना? ठीक है, आपका आज की क्लास हो गई। अब कल की जो शेड्यूल्ड क्लास है वो 12 बजे होगी, ठीक है? हम लोग आगे पढ़ेंगे। आल्टर टेबल कमांड है, मुझे लगता है ऑर्डर बाय क्लास देख लेंगे, आल्टर टेबल हैविंग क्लास है, ग्रुप बाय क्लास है, सारे देखेंगे, ठीक है? ओके।